हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो बहुत क्लियर दिख रहा होगा। और यदि नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ गाइस अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं क्लियर आ रहा है कई लोगों को, और जिनको भी क्लियर आ रहा है तो प्लीज़ गाइस, यदि नहीं भी आ रहा है तो आप उसकी अपनी वीडियो की क्वालिटी वगैरह बढ़ाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएस पेपर 2, जिसमें हम आकार आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे जो मेन से रिलेटेड है। और इसमें हम जीएस पेपर 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम यूनिट सेकंड, थर्ड और 5 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस जल्दी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 मार्कर से, नोटा क्या है? तो मतलब नोटा लिखा है सीधा। इसका पूरा नाम होता है नॉन ऑफ द अबव। उपयोग क्यों किया जाता है? तो मतदाता द्वारा किसी भी उम्मीदवार को मतदान ना करने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ 2013 से किया गया था छत्तीसगढ़ में प्रथम बार। तो नोटा क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है नॉन ऑफ द अबव। मतदाता द्वारा यदि किसी उम्मीदवार को मत नहीं देना है तब इसका प्रयोग किया जाता है। 2013 से छत्तीसगढ़ से इसको स्टार्ट किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है और इसकी संरचना क्या है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग है मतलब यूपीएससी है, इसका उल्लेख है वह 315 से 323 के बीच में किया गया है। इसकी संरचना है कि एक अध्यक्ष होता है, 9 सदस्य से 11 सदस्य तक हो सकते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग या फिर यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 तक दिया गया है। अध्यक्ष एक होता है, 9 से 11 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आते हैं नीति आयोग के 3 उद्देश्य लिखने हैं। तो जो नीति आयोग है इसके 3 उद्देश्य दिए गए हैं। क्या पहला कौन सा है? नियोजन में राज्यों की सहभागिता को महत्व देता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, योजना निर्माण में गांव को महत्व देता है और सशक्त राज्य में सशक्त राष्ट्र भावना का विकास करता है। तो जो हमारा नीति आयोग है इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके मुख्य उद्देश्य में आता है पहला, नियोजन में राज्य की सहभागिता को महत्व देता है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, योजना मंडल में गांव को महत्व देता है और सशक्त राज्य में सशक्त राष्ट्र भावना का विकास करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका प्रारंभ 1985 से किया गया था। ग्राम है हरसूद, छनेरा, खंडवा से। नेतृत्वकर्ता कौन थी? मेघा पाटकर थी और बाबा आमटे थे। कारण क्या था? जो सरदार सरोवर बांध है उसके निर्माण से विस्थापन और पर्यावरण क्षरण से एक जन आंदोलन प्रारंभ किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? इसका प्रारंभ 1985 में किया गया था। किनके द्वारा? मेघा पाटकर और बाबा आमटे के द्वारा। कहाँ पर? ग्राम हरसूद, छनेरा, खंडवा से। इसका कारण क्या था? जो सरदार सरोवर बांध है उसके से विस्थापन हुए लोग और पर्यावरण क्षरण, और यह जन आंदोलन था। लाल गलियारा क्या है? तो नक्सल प्रभावित बेल्ट है जिसमें नक्सलियों का शरण स्थल कहा जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह इसमें शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, मंडला है, डिंडोरी, इससे प्रभावित जिले आते हैं। लाल गलियारा क्या है? तो लाल गलियारा मतलब जहाँ पर बिल्कुल एकदम लाल खून ही बहता रहता होगा नदियों में, है ना? तो कहाँ बहता है? नक्सल क्षेत्र में बहता है, नक्सल प्रभावित बेल्ट में बहता है। नक्सलों का शरण स्थल माना जाता है। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में शामिल है। मध्य प्रदेश के भी प्रमुख 3 जिले हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोली। यहाँ पर होता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये लाल गलियारा इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हमारा अनुच्छेद 243A क्या है? तो 243 पंचायतों के बारे में वर्णन करता है ना। इसमें ए जो है वह ग्राम सभा का उल्लेख करता है। इसमें मतदाता सूची में शामिल सभी वयस्क इसके सदस्य होते हैं और बैठक की अध्यक्षता है वह सरपंच द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 243A में क्या कहा गया है? ग्राम सभा का उल्लेख है। इसमें मतदाता सूची में शामिल जितने वयस्क होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसकी बैठक की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। अब आता है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। संविधान में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 में। संरचना होती है, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। गठन 19 फरवरी 2004 से किया गया है। कार्य क्या होता है? अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु सरकार को परामर्श देना इसका कार्य होता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? इसका प्रावधान संविधान में किया गया है, अनुच्छेद है 338। अध्यक्ष होते हैं एक, उपाध्यक्ष होता है एक और 3 सदस्य होते हैं। मतलब संरचना में कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य होंगे। गठन
19 फरवरी 2004 को किया गया था। कार्य क्या होता है? अनुसूचित जाति के जो सामाजिक आर्थिक उत्थान है उसमें सरकार को परामर्श देती हैं। अब आते हैं समुदाय आधारित संगठन क्या होते हैं। जो समुदाय आधारित संगठन होते हैं वह किसी समुदाय में व्यक्तियों का आसपास में मिलाकर समाज कल्याण हेतु संगठन बनाना समुदाय आधारित संगठन कहलाता है, जैसे कि श्रमिक संघ, कर्मचारी संघ और व्यापारी संगठन। तो सामुदायिक आधारित संगठन क्या होता है? तो किसी भी समुदाय के व्यक्तियों को आपस में मिलकर समाज कल्याण के लिए एक संगठन बनाना होता है। समुदाय आधारित जो संगठन कहलाता है इसमें क्या होते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे श्रमिक संघ हो गया, कर्मचारी संघ हो गया और व्यापारी संगठन। कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2014 में। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनका जो संस्थापना है वो है बचपन बचाओ NGO, मध्य प्रदेश की विदिशा से संबंधित है। तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति का 2014 में। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहाँ से? मध्य प्रदेश की विदिशा से। इनकी संस्थान कौन सी है? तो इनकी है संस्थान बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था इन्हें, बचपन बचाओ NGO के द्वारा। ये जो क्या है, चाइल्ड लेबर है, इसको बचाते हैं, ये इस प्रकार करते हैं। पीत पत्रकारिता क्या है? तो पीत पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जिसमें सनसनीखेज, तनाव खींचने और भ्रामक खबरों को शामिल किया जाता है, पीत पत्रिकाएं कहलाती हैं। उद्देश्य क्या होता है? समाचार पत्रों की बिक्री को बढ़ाना। पीत पत्रिकाएं क्या होती हैं? तो ऐसी पत्रिकाएं जिनमें सनसनीखेज होती हैं, खिंचाव होता है, ध्यान खींचने वाली भ्रामक खबरें होती हैं। इसमें क्या होता है, इससे उद्देश्य क्या होता है? तो समाचार पत्र है उसकी बिक्री को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है पीत पत्रिकाओं का। हनी प्रतिवेदन प्रोफेसर जॉन सी हनी 1967 में इनके द्वारा दिया गया था। उद्देश्य था लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में अध्ययन की संभावना का पता लगाना। लोक प्रशासन विषयों के संबंध में यह प्रतिवेदन मील का पत्थर माना जाता है। तो हनी प्रतिवेदन क्या है? तो इसको दिया था प्रोफेसर जॉन सी हनी के द्वारा 1967 में। उद्देश्य था जो लोक सेवा है, लोक प्रशासन है उसके विषय के रूप में अध्ययन की संभावनाओं का पता लगाना। लोक प्रशासन विषय के संबंध में यह इनने प्रतिवेदन दिया था जो कि मील का पत्थर साबित हुआ। पद स्वापन क्या है? संगठन में ढांचे के नीचे से लेकर ऊपर तक पदों के विभिन्न स्वापनों द्वारा उच्च अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग पद स्वापन कहलाता है। उदाहरण के लिए आता है DM, SDM, तहसीलदार आदि। तो पद स्वापन क्या होता है? तो इस संगठन का एक ढांचा होता है जो कि नीचे से ऊपर तक पदों के विभिन्न स्वापन द्वारा उच्च से अधीनस्थ संबंधों का सार्वभौमिक प्रयोग है, जैसे कि DM, SDM, तहसीलदार। ई गवर्नेंस क्या है? तो अर्थ हो गया शासकीय कार्यों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ई गवर्नेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए आता है G2G, G2C, G2B और G2E। महत्व क्या होता है? तीव्र, आसान, भ्रष्टाचार रहित शासकीय सुविधाओं प्राप्त कराता है। तो ई गवर्नेंस क्या है? शासकीय कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ई गवर्नेंस कहलाता है। इसके उदाहरण आते हैं G2G, G2C, G2B, G2E। महत्व होता है तीव्र, आसान, भ्रष्टाचार रहित शासकीय सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। गैंग प्लांक की अवधारणा क्या है? जो गैंग प्लांक है इनकी अवधारणा है हेनरी फ्योल के अनुसार जो पद स्वापानवत संगठन में कार्यों के विलंब को दूर करने हेतु स्तर लांघना या पूल व्यवस्था को अपनाना ही गैंग प्लांक कहलाता है। तो जो हमारे हेनरी फ्योल थे इन्होंने इसको दिया है। पद स्वापानवत जो संगठन है इसमें कार्य में विलंब को दूर करने के लिए यदि स्तर लांघते हैं या फिर पूल व्यवस्था को अपनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? गैंग प्लांक कहा जाता है। लोक प्रशासक का व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया था? जो लोक प्रशासन है उसका व्यवहारवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सिद्धांत हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया था। हालांकि इस क्षेत्र में पहला प्रयास चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो लोक प्रशासन का व्यवहारवाद का सिद्धांत हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया था, लेकिन इससे पहले इसका प्रयास चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा भी किया गया है। अब आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। 5 मार्कर का पहला क्वेश्चन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों को लिखिए। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में लिखना है। तो संविधान का अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों का उल्लेख मिलता है। कार्य क्या करते हैं? तो यह संघ और लोक की जो संचित निधि होती है इसमें व्यय की संपरीक्षा करते हैं, प्रतिवेदन बनाते हैं, आकस्मिक निधि से हुए व्यय की संपरीक्षा करते हैं, कुल आय व्यय का संपरीक्षण करते हैं, लोक लेखा समिति को रिपोर्ट देते हैं और यह सरकारी कंपनियां नियमों के व्यय की भी जांच करते हैं। अतः कैग
लोक वित्त की सुरक्षा के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। तो जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कैग हैं, इनके कार्यों का वर्णन करना है। तो कार्य दिए गए हैं 149 में, अनुच्छेद में। इसमें कैग के सारे कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो कार्य क्या करते हैं, तो जो केंद्र राज्य की संचित निधि है उससे व्यय की संपरीक्षा करते हैं, प्रतिवेदन बनाते हैं। जो आकस्मिक निधि है उससे व्यय की संपरीक्षा करते हैं, जितना आया है आय व्यय की संपरीक्षा करते हैं। लोक लेखा समितियों को अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, और जितने भी शासकीय कंपनी हैं, नियम हैं, उनके व्यय की जांच करते हैं। तो देखा जाए तो जो हमारा कैग है वह भारत के वित्त की सुरक्षा तो करता है, और साथ में जो संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था है उसको भी नियंत्रित करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने हेतु कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, लिखिए। तो जो हमारे लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्य स्वतंत्र पूर्वक कार्य करें, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो वो बताने हैं। योग्यता आधारित निष्पक्ष लोक सेवक भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के लिए निम्न संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, जिनमें से वे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हमारा जो लोक सेवा आयोग है वह क्या करता है, निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर भर्ती करवाता है। यदि वो उनके लिए काम कराए तो कराए क्या, तो कुछ संवैधानिक उपबंध किए गए हैं कि भैया तुम इनका नियम पालन करके तुम ये स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, पहले आते हैं नियुक्ति। राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है, अनुच्छेद 16 में 316 में दी गई है। तो नियुक्ति लोकसभा के जो सदस्यों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 316 में दी गई है। फिर आता है कार्यकाल, इनका 6 से 65 वर्ष होता है, जो कि अनुच्छेद 316 में ही दिया गया है। मतलब इसके बीच में इनको कोई नहीं हटा सकता। यदि हटाना है तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, वो भी अनुच्छेद 317 के तहत। इनको हटाने का प्रावधान भी अनुच्छेद में दिया गया है 317 में। सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई हैं, सेवा शर्तें अनुच्छेद 318 के तहत। सेवानिवृत्ति की बात, अन्य शासकीय पदों पर नियुक्ति के पात्र नहीं होते, सदस्य केवल अध्यक्ष बन सकते हैं। मतलब इनको यदि सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट हो गया, तो फिर इनको कोई भी शासकीय पद नहीं दिया जाएगा, केवल सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं। वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होती है, मतलब किसी और से नहीं लेते, सिर्फ वेतन संचित निधि से दिया जाता है। अतः संवैधानिक उपबंध के द्वारा जो लोक सेवा आयोग हैं उनको कार्यपालिका विधायिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र किया गया है। मतलब इसमें कार्यपालिका और विधायिका कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो जो हमारा लोक सेवा आयोग है इसको निष्पक्ष स्वतंत्रता से कार्य करने के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं, जैसे इनकी नियुक्ति संबंधित राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 316 के तहत। कार्यकाल 6 से 65 वर्ष होता है, अनुच्छेद 316 में ही दिया गया है। हटाना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाते हैं, अनुच्छेद 317 के बाद। सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं और वो दी गई हैं 318 में। सेवानिवृत्ति के बाद ये कोई भी शासकीय पद ग्रहण नहीं करेंगे, सदस्य केवल अध्यक्ष बन सकते हैं। वेतन भत्ते सब संचित निधि में भारित होते हैं। अतः संवैधानिक उपबंधों के द्वारा लोक सेवा आयोग को कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखा गया है। मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण या अध्ययन में कौन कौन सी समस्या आती हैं, बताइए। तो जो हमारा मतदान व्यवहार है उसको हमें समझना है और उसके अध्ययन से संबंधित समस्याएं बतानी है। तो पहला आता है, सार्वजनिक चुनाव में लोग जिन बातों को ध्यान में रखकर किस प्रकार से वोट देते हैं, इसके अध्ययन को ही मतदान व्यवहार कहा जाता है। जैसे कि व्यक्तिवाद, जातिवाद। मतदान व्यवहार के अध्ययन में समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो देखो इसके मुख्य भाग क्या हो सकते हैं, समस्याएं क्या हैं। तो पहले आते हैं मतदाता की मन स्थिति जानना कठिन कार्य होता है, इसमें वैज्ञानिक अध्ययन कठिन होता है। मतदान प्रतिशत वर्तमान में 60 से 70% ही है। विभिन्न धर्म संप्रदाय के कारण अध्ययन कठिन है। व्यक्तिवाद के साथ साथ जो नए प्रत्याशी हैं उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ ही जो मतदाता हैं उनमें जागरूकता का अभाव है। मतदाता स्थायित्व का अभाव बड़ी समस्या है। तो जो हमारे मतदान व्यवहार है उसका क्या प्रभाव होता है, क्या होता है। तो सामाजिक चुनाव में लोग किन बातों को ध्यान में रखकर किस प्रकार से वोट देते हैं, इसके अध्ययन करने को मतदान व्यवहार कहा जाता है। इसमें जातिवाद, व्यक्तिवाद मतदान व्यवहार के अध्ययन में मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी समस्या है, पहले मतदाता की मन स्थिति जानना कठिन होता है, इसमें वैज्ञानिक अध्ययन करना कठिन है। मतदाता प्रतिशत वर्तमान में 60 से 70% है। इसके अतिरिक्त जो धर्म है, संप्रदाय है, इनके कारण भी अध्ययन कठिन है। व्यक्तिवाद के साथ साथ नए प्रत्याशी भी इसमें अपना प्रभाव छोड़ते हैं। साथ ही जो मतदाताओं की जागरूकता की कमी है और मतदान स्थायित्व का अभाव बड़ी समस्या है। फिर आता है एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है और पक्ष में तर्क दीजिए।
एक राष्ट्र एक चुनाव से आशय देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में एक साथ चुनाव कराना है। इसके पक्ष में तर्क है चुनाव खर्च 1/4 हो जाएगा, बार बार आचार संहिता लागू नहीं करनी पड़ेगी, विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे, शासकीय कर्मचारी पुलिस वर्ग को बार बार चुनाव में तैनाती से बचाया जा सकता है और काले धन में भी कमी आएगी। उपरोक्त तर्कों का देश में कई बारी राजनीतिक नेताओं द्वारा समर्थन किया गया है। अब आते हैं हमारे एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है। तो ये पूरे राष्ट्र में एक चुनाव से आशय लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है इनमें चुनाव एक साथ करवाने से है। तर्क में क्या है पक्ष, तो चुनाव खर्च में 1/4 कमी आ जाएगी, बार बार आचार संहिता लागू नहीं करनी पड़ेगी, विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे और जो सरकारी कर्मचारी हैं पुलिस वर्ग है उनको बार बार तैनात नहीं करना पड़ेगा, काले धन में भी कमी आएगी और जो कई दिग्गज नेता हैं राजनेता दल हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। ग्राम पंचायतों के कार्य का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायतें क्या हैं, पहले संविधान के भाग 9 में अनुसूची 11 में और अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इनके कार्य होते हैं, यह जन्म मृत्यु विवाह का पंजीयन करता है, आंगनबाड़ियों का संचालन करता है, मनरेगा का संचालन करता है, मेला एवं जो बाजार होते हैं उनका प्रबंधन करता है, संक्रमण रोगों की रोकथाम टीकाकरण में सहायता करता है, ग्रामीण स्वच्छता स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करता है। साथ ही जो समस्त सरकारी योजनाएं होती हैं उनका ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कार्य भी पंचायतों का होता है। तो पंचायतों का वर्णन दिया गया है हमारे भाग 9 में अनुसूची 11 में और अनुच्छेद 243 से 243 तक दी गई हैं पंचायतें। कार्य हैं वो जन्म मृत्यु विवाह का पंजीयन, आंगनबाड़ी का संचालन, मनरेगा का संचालन, मेला बाजारों का प्रबंधन, संक्रमण रोगों की रोकथाम, टीकाकरण की सहायता करना, ग्रामीण स्वच्छता स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना और जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनका ग्रामीण स्तर पर जो क्रियान्वयन कराया जाता है वह पंचायतों द्वारा किया जाता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया समझाइए। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था, उसकी धारा 22 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। इसके मुख्य भाग क्या होते हैं, तो राज्यपाल यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करता है, जिस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं और इसमें अन्य सदस्य कौन कौन होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। आयोग में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो जिला न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्य न्यायाधीश के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद होती है। अतः जो राज्य मानव अधिकार आयोग है इसकी नियुक्ति में परामर्शी प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो हमारे जो राज्य मानव अधिकार आयोग है मध्य प्रदेश का, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ सदस्य होते हैं और जो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति होती है वह राज्यपाल द्वारा करते हैं। तो राज्यपाल ये नहीं कि खुद जाके कर देंगे, नहीं, बल्कि उनके लिए एक समिति की सिफारिश की आवश्यकता होती है और उस समिति में अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्यमंत्री, उसके सदस्य होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष के नेता। और जो हमारे आयोग में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल तभी करेगा जब राज्य प्रमुख न्यायाधीश से परामर्श ले लेगा। अब आते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति एवं पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया गया है, मतलब इसमें एक पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्ति को अपनाया जाता है। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, तो शासन प्रशासन में निर्णय लेने में आम जनता की राय, विचार और आदि को सम्मिलित करना ही निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी कहलाती है। इसका महत्व क्या है, तो प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, जनता को राजनीतिक प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलेगा, मजबूत लोकतंत्र सरकार का गठन होगा, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है, समस्याओं का सटीक निदान प्राप्त होगा, प्रशासन में नैतिकता का संचार होगा, साथ ही समय के अनुरूप कानून निर्माण, अधोसंरचनात्मक निर्माण आदि में जनता की राय सुनिश्चित होती है। तो नागरिक निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बतानी है, तो जब कोई भी शासन प्रशासन में यदि हम आम जनता की राय लेते हैं, विचार लेते हैं, उनको शामिल करना क्या कहलाता है, निर्णय प्रक्रिया में जन भागीदारी कहलाती है।
महत्व क्या है? यदि जनता भाग लेगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, जनता को राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के अवसर मिलेंगे, वह मजबूत लोकतंत्र सरकार का गठन कर सकती है, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है, समस्याओं का सटीक निदान प्राप्त किया जा सकता है, प्रशासन में जो नैतिकता होती है उसका संचार होता है, इसके साथ ही जो अनुरूप कानून है उनका निर्माण, अधोसंरचना निर्माण और जनता राय सुनिश्चित होती है। अब आता है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग पर टिप्पणी करनी है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम कमेटी की सिफारिश से 1964 में CVC का गठन किया गया था। जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है कब बना था? संथानम कमेटी ने रिपोर्ट दी कि भ्रष्टाचार को रोकना है तो एक ऐसा आयोग बना दो, इसके इसलिए बनाया गया CVC आयोग 1964 में। मुख्य भाग क्या होते हैं इसकी संरचना? तो इसमें एक आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। नियुक्ति करती है राष्ट्रपति द्वारा एक सिफारिश समिति की अनुशंसा पर। और समिति में कौन कौन होते हैं? पहले अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, सदस्य होते हैं गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो। हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रतिवेदन ये राष्ट्रपति को देते हैं। कार्य क्या करते हैं? तो जो लोक सेवक हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, CBI के निर्देश देते हैं और CVC को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और 2003 में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो जो हमारा सतर्कता आयोग है इसका गठन किया गया था संथानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 में। इसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं एक समिति की सिफारिश पर। समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उसमें एक होते हैं हमारे गृह मंत्री और दूसरे होते हैं हमारे विपक्ष के नेता। इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। कार्य क्या करते हैं? तो जो लोक सेवक होते हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, CBI को निर्देश देते हैं और यह एक सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त करता है और इसे 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कॉर्व से दृष्टिकोण को बताइए। तो पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो पोस्ट कॉर्व दृष्टिकोण है इसका प्रतिपादन लूथर गुलिक के द्वारा किया गया है। जहाँ पर P से होता है प्लानिंग मतलब योजना बनाना, O से होता है ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन बनाना, S से होता है स्टाफिंग अर्थात कार्मिक प्रबंधन, D से होता है डायरेक्टिंग मतलब निर्देश करना, CO से होता है कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय करना, R से होता है रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना, B से होता है बजटिंग अर्थात वित्तीय प्रबंधन करना। पोस्ट कॉर्व से लोक प्रशासन के उद्देश्यों को आसानी से सुव्यवस्थित के साथ साथ प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हमारा पोस्ट कॉर्व का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन लूथर गुलिक के द्वारा किया गया था। जहाँ पर इसका फुल फॉर्म बताना है तो P से होगा प्लानिंग योजना बनाना, O से होगा ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना, S से होगा स्टाफिंग कार्मिक प्रबंधन, D से होगा डायरेक्टिंग निर्देशन करना, CO से होगा समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाना, R से होगा रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना, B से होगा बजटिंग वित्तीय प्रबंधन करना। पोस्ट कॉर्व से लोक प्रशासन के उद्देश्यों को आसानी से सुव्यवस्थित के साथ प्राप्त किया जा सकता है। अब आती है हमारी सत्ता एवं शक्ति में अंतर लिखने हैं। तो सत्ता क्या है और शक्ति क्या है इसके अंतर लिखने हैं। सत्ता एवं शक्ति में निम्न अंतर होते हैं जो कि इस प्रकार है। पहले आते हैं आधार, तो पद से जुड़ाव। तो सत्ता है तो वह पद से जुड़ी होती है, लेकिन जो शक्ति होती है यह पद से जुड़ी हुई नहीं होती। प्रत्यायोजन, सत्ता हो सकता है प्रत्यायोजन, लेकिन शक्ति में प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। उत्तरदायित्व से संबंधित, तो सत्ता में उत्तरदायित्व हाँ दोनों समानांतर हो सकते हैं, दायित्व से संबंध, लेकिन शक्ति में दायित्व से संबंध नहीं हो सकता। सत्ता में स्रोत क्या होता है? संविधान और कानून होते हैं सत्ता के लिए, और जो शक्ति होती है यह स्वयं के प्रयासों पर ही प्राप्त होती है। बाध्यता, सत्ता के लिए कानून पुट होने से बाध्य होती है, लेकिन जो हमारी शक्तियाँ होती हैं वह शैक्षिक भाव निहित होता है। सत्ता प्रदत्त अर्जित की जाती है, प्रदत्त होती है, और जो हमारी शक्ति है उसमें अर्जित किया जाता है, और जो हमारी सत्ता है वह औपचारिक होती है, जबकि हमारी शक्तियाँ होती हैं वह अनौपचारिक होती हैं। सत्ता और शक्ति में अंतर क्या है? तो पहले आते हैं आधार, ये पद से जुड़ा हुआ। तो सत्ता क्या होती है? पद से जुड़ी हुई होती है, लेकिन शक्ति पद से जुड़ी हुई नहीं होती। प्रत्यायोजन सत्ता में हो सकता है लेकिन शक्ति में नहीं हो सकता। उत्तरदायित्व का संबंध सत्ता में होता है लेकिन
शक्ति में नहीं होता। स्रोत तो जो सत्ता है उसको संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, कानून मिलते हैं, जबकि जो शक्ति होती है वह स्वयं के प्रयासों पर ही प्राप्त होते हैं। बाध्यता, कानून पुट होने से बाध्य होती है हमारी सत्ता, लेकिन जो हमारी शक्तियाँ हैं वह स्वैच्छिक भाव निहित होता है। सत्ता प्रदत्त होती है, शक्ति को अर्जित किया जाता है। सत्ता औपचारिक होती है, जबकि जो हमारी शक्ति है वह अनौपचारिक होती है। नवीन लोक प्रशासन क्या है और इसकी विशेषताएं लिखनी है। परंपरागत लोक प्रशासन में नवीन विचारों जैसे विकेंद्रीकरण, प्रतिबद्धता, मूल्य सापेक्षता आदि का समावेशन ही नवीन लोक प्रशासन कहलाता है। इसकी विशेषता है सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता, पद स्वापान के विकल्प के चयन पर बल देता है, लोक सहभागिता पर बल देता है, प्रतिबद्धता को मान्यता देता है, एलपीजी पर विशेष ध्यान देता है, प्रशासनिक एकता बनाए रखता है और साझा प्रयास बनाता है। ई गवर्नेंस, आरटीआई जैसे नवीन अवधारणाएं भी नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं। तो नवीन लोक प्रशासन क्या है? तो जो हमारा परंपरागत लोक प्रशासन है उसमें नवीन विचार जैसे कि विकेंद्रीकरण, प्रतिबद्धता, मूल सापेक्षता आदि का समावेशन कर देना क्या कहलाता है? नवीन लोक प्रशासन। नई विचारधारा आ गई इसमें, तो इससे होगा क्या? जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके प्रति हम अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। पद स्वापान के विकल्प के चयन पर बल मिलता है, लोक सहभागिता पर बल मिलता है, प्रतिबद्धता को मान्यता मिलती है, एलपीजी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, प्रशासनिक एकता बनाए रखता है और साझा प्रयास बनाता है। ई गवर्नेंस, आरटीआई जैसे जो नवीन अवधारणाएं हैं उनमें नवीन लोक प्रशासन को भी विशेष महत्व है। आदेश की एकता से क्या आशय है, समझाइए। तो आदेश की एकता क्या है? तो एक अधीनस्थ को केवल एक उच्च पदाधिकारी द्वारा आदेश देना ही आदेश की एकता कहलाती है। इसके दोष क्या हो सकते हैं? दोष समझाने हैं ना। दोष क्या होता है? तकनीकी मामलों में उपयोगी नहीं होगा, ये विशेषीकरण के विपरीत होता है, संगठन में कठोरता आ जाती है इससे, जिला प्रशासन समितियों और जो आयोग होता है उनमें लागू नहीं होता, हर स्थिति में यह व्यवहारिक नहीं हो सकता। चूँकि आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में दोहरा आदेश आवश्यक माना जाता है, अतः आदेश में भ्रांति न हो तो दोहरे आदेश को ही मान्यता दी जानी चाहिए। देखो आदेश की एकता क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, एक जो अधीनस्थ होता है वह केवल अपने एक उच्च पदाधिकारी का ही आदेश मानेगा, इसी को क्या कहा जाता है? आदेश की एकता कहा जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे तकनीकी मामलों में ये उपयोगी नहीं हो सकता, जो विशेषीकरण होता है उसके विपरीत होता है, संगठन में कठोरता आ जाती है इससे, जिला प्रशासन समितियों और जो आयोग होते हैं इन पर लागू नहीं होता, हर स्थिति में व्यवहारिक नहीं होता। चूँकि आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग में दोहरा आदेश आवश्यकता माना जाता है, अतः आदेश में भ्रांति ना हो तो दोहरे आदेश को ही मान्यता दी जानी चाहिए। अब आते हैं हमारे 11 मार्कर। 11 मार्कर में पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। बहुदलीय प्रणाली के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं का विस्तार पर चर्चा कीजिए। राजनीतिक दल, उनके बहुदलीय प्रणाली के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू बताने हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और कई क्षेत्रीय दल हैं। ये तो गया, क्योंकि ये तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, 8 तो बची नहीं है अब। चलो कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। यह राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं? तो ये मुख्यतः क्या करता है? जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव में हिस्सा लेकर सरकार गठित करके शासन का संचालन करते हैं, चुनाव के माध्यम से विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करके सरकार की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, संसद और राज्य विधानमंडलों में सदस्यों के रूप में संसदीय कार्यवाही संचालित करते हैं, सरकार को अपने क्रियाकलापों के संदर्भ में नियंत्रण स्थापित करते हैं, सरकार द्वारा किए गए जितने भी वायदे होते हैं उनकी जांच करते हैं, सरकार की कमजोरियों को उजागर करते हैं, लोगों में राजनीतिक चेतना एवं शासन के प्रति समझ पैदा करते हैं, सरकार एवं जनता के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और निसंदेह राजनीतिक दल प्रजातंत्र की रीढ़ होते हैं। भारत की बहुदलीय प्रणाली की सकारात्मक पहलू क्या हैं? तो यह जनता के पास अधिक विकल्प होता है, राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने में महत्व मिलता है, लोगों में राजनीतिकता के बारे में या राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ती है, शासन में जनता का अधिकृत प्रतिनिधित्व होता है,
समाज के प्रत्येक वर्ग की नीति निर्माण में भूमिका होती है। परस्पर प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप जनहित के कार्य में तत्परता रहती है। विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग या दल का प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है। और जो भारत की बहुदलीय प्रणाली है, इसके नकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं? तो दलों की संख्या अधिक होने से चुनावी खर्चा बढ़ जाता है। दल बदल की राजनीति होती है। गठबंधन की सरकार बन जाती है। अस्पष्ट राजनीतिक स्थिरता से नीति निर्माण में बाधा होती है। क्षेत्रीय दलों के कारण अलगाव और सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न होती है। राष्ट्रीयता के स्तर पर क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न होती है, उदय होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ बहुदलीय प्रणाली देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है, वहीं एक सफल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो हमारा जो दलीय लोकतंत्र है, दलीय राजनीति है, ये कितने तक कारगर है, यह बहुदलीय प्रणाली कहाँ तक कारगर है, ये बताने और नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों बताने हैं। तो पहले तो आते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारी दल बनी हुई हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो कई क्षेत्रीय दल भी हैं जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं और राजनीतिक दलों में कई कार्य भी करते हैं। तो उनका काम क्या होता है? तो यदि बहुत सारे दल हैं तो वो काम क्या करेंगे? तो जनता का मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं वो काम क्या करते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव में हिस्सा लेते हैं, सरकार गठित करते हैं और सरकार या शासन का संचालन करते हैं। चुनाव के माध्यम से विपक्षी दल को मान्यता मिल जाती है और सरकार की गतिविधियों पर नजर रखते हैं विपक्ष। संसद और जो राज्य विधानमंडल होते हैं, इनमें सदस्यों के रूप में संसदीय कार्यवाही संचालित करते हैं। सरकार के पास उनके क्रियाकलापों के संदर्भ में नियंत्रण स्थापित करती है। सरकार किए गए जितने वादे होते हैं उनकी जांच करती है। सरकार की कमजोरियों को उजागर करती है। लोगों में राजनीतिक चेतना एवं शासन के प्रति समझ पैदा करती है। सरकार जनता के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है और योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है। निस्संदेह राजनीतिक दल प्रजातंत्र की रीढ़ है। इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं? यदि बहुत सारे विकल्प होंगे, राजनीतिक दल होंगे, बहुदलीय प्रणाली होगी, तो जनता के पास ज़्यादा विकल्प होंगे। राजनीतिक सहभागिता में बढ़ाने महत्वपूर्ण होगा। लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी। इससे जो लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी, शासन में जनता का अधिकृत प्रतिनिधित्व होगा। समाज के प्रत्येक वर्ग की नीति निर्माण में भूमिका होगी। परस्पर प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप जनहित के कार्य में तत्परता आएगी। विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। फिर आते हैं भारत में बहुदलीय प्रणाली के नकारात्मक पहलू क्या होंगे? तो दलों की संख्या अधिक होने से चुनाव खर्च बढ़ जाएगा। दल बदल की राजनीति होगी। गठबंधन की सरकार बनेगी। अस्पष्ट राजनीतिक स्थिरता से नीति निर्माण में बाधा होगी। क्षेत्रीय दलों के कारण अलगाव और सांप्रदायिक भावना की उदय होगा। राष्ट्र के स्थान पर क्षेत्रीय भावना का उदय होगा। अतः कहा जा सकता है कि जहाँ बहुदलीय प्रणाली देश की एकता अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकती है, वहीं पर एक सफल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। अब आते हैं हमारे भारत के लिए हुए विभिन्न चुनाव सुधारों पर टिप्पणी कीजिए। तो हमारे यहाँ पे चुनाव सुधार हुए हैं, उन पर टिप्पणी करनी है। निर्वाचन लोकतंत्र की बुनियाद है। संविधान का भाग 15 में निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रणाली का वर्णन किया गया है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हेतु समय समय पर निर्वाचन प्रणाली में सुधार किए जाते हैं। तो निर्वाचन लोकतंत्र का क्या है? बुनियाद है। निर्वाचन दिया कहाँ गया है? तो निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में दिया गया है। यह निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हेतु समय समय पर निर्वाचन प्रणाली में सुधार करता है। चुनाव संबंध में सुधार हेतु विभिन्न समितियां बनाई गई हैं। पहले आती है हमारी तारकुंडी समिति। इसको 1947 में बनाया गया था और यह 1947 में नहीं थी, 74 में थी। तारकुंडी समिति 1974 से 75 में बनाई गई थी। यह वयस्क मताधिकार के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, जिसमें जमानत राशि का निर्धारण किया गया था। चुनाव खर्च की राशि का निर्धारण किया। तो तारकुंडी समिति आई, ताला लगा दिया किस पर? तो 21 साल से छोटे बच्चों को 18 साल तक के बच्चों के लिए मतदान का अधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार दिया गया। जमानत राशि का निर्धारण कर दिया गया और चुनाव जो खर्च था उसकी राशि का निर्धारण किया गया। तारकुंडी समिति 1974-75 में आई थी। फिर आती है दिनेश गोस्वामी समिति। यह 1990 से 1991 में आई थी। यह क्या करती है? इसमें आयोग त्रिस्तरीय हो गया था। मतदान पहचान पत्र तैयार किए गए थे और ईवीएम से ही मतदान दिया जाएगा। किसने कहा था? दिनेश गोस्वामी ने कहा था कि यदि आपको वोट देने जाना है तो अपनी फ़ोटो लेकर जाइए, पहचान पत्र लेके जाइए। आयोग कितना हो गया था? त्रिस्तरीय हो गया था। मतदान पहचान पत्र इसमें तैयार किए गए थे और ईवीएम से ही मतदान किया जाएगा। फिर आते हैं हमारे इंद्रजीत गुप्त समिति।
इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 से 1999 में आई है। चुनाव खर्च की राशि का निर्धारण किया था इनने भी, और पहले तारकुंडे समिति ने भी किया था। इस समिति की सिफारिश पर निम्न चुनाव सुधार हुए थे। पहला हुआ था चुनाव सुधार में पहला चरण था 2000 के पूर्व वाला और दूसरा चरण था 2000 के पश्चात वाला। इंद्रजीत गुप्ता समिति कब आई थी? 1998 से 1999 में आई थी। इन्होंने जो चुनाव की राशि है उसका निर्धारण किया था, खर्च का, और इसमें 2 प्रकार के सुधार किए गए थे। पहले आते हैं चुनाव प्रथम चरण में 2000 से पूर्व के सुधार थे, और दूसरे चरण में 2000 के पश्चात के चुनाव थे। देखो, पहले चरण में क्या हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर क्या हुआ, 1989 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम केरल में प्रायोगिक तौर पर किया गया था, और फिर 1998 में ही एमपी राजस्थान में चुनाव इसी से हुए थे। 1993 में चुनाव आयोग त्रिस्तरीय बन गया था। 1997 में जो राष्ट्रपति के चुनाव था उसके लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और जो अनुमोदक की संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। 1997 में राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति चुनाव थे उसके लिए भी जमानत राशि 2500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई थी। तो ये क्या है, हमारे पहले चरण के सुधार हैं। पहले चरण में क्या है, तो हमने अपनी आयु का चरण बदल दिया, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। फिर लेकर आए ईवीएम, जिसको 1998 में ईवीएम लाए, केरल में सबसे पहले प्रयोग किया, और प्रायोगिक तौर पर 10 साल बाद 1998 में राजस्थान में इसका प्रयोग किया गया। फिर 1993 में जो चुनाव आयोग था उसको हमने त्रिस्तरीय बना दिया। 1997 में जो राष्ट्रपति थे उसके लिए अनुमोदक और प्रस्तावक की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी, और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। इनके लिए जो जमानत राशि थी तो 1997 में राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कर दी गई, और उपराष्ट्रपति के लिए 2500 से कर 15,000 कर दी गई। अब आते हैं दूसरे चरण के सुधार, ये जिसमें आते हैं 2000 के पश्चात कौन कौन से सुधार हुए हैं। इसमें सैन्य कर्मियों को 2003 में प्रॉक्सी मतदान का अधिकार दिया गया। जो प्रॉक्सी मतदान होते हैं उसका अधिकार सैन्य कर्मियों को दे दिया गया। 2013 में ईवीएम, जिसको बापेट कहा जाता है, बोर्ड वेरीफाइड पेपर एडिटोरियल का प्रयोग किया गया। प्रथम प्रयोग इसका नागालैंड में किया गया था। 2013 में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया। मार्च 2014 में विधानसभा और लोकसभा में चुनाव खर्च की सीमा का निर्धारण किया गया। लोकसभा चुनाव में 54 से 70 लाख थे और विधानसभा चुनाव में 20 से 28 लाख थे। 2015 में पिंक बूथ की शुरुआत की गई। इसमें चुनाव हेल्पलाइन नंबर 1950 में स्टार्ट किया गया, मतलब चुनाव हेल्पलाइन क्या है, 1950 है। फिर आता है चुनाव में मोबाइल ऐप सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन और समाधान जैसे ऐप लॉन्च किए गए। 2018 में राजनीतिक दलों को 2500 से अधिक चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ही लेना होगा। देखो, जो 2000 के बाद चुनाव में क्या क्या सुधार हुए हैं, तो सबसे पहले 2003 में जो सैन्य कर्मी थे उनको प्रॉक्सी मतदान का अधिकार दिया गया। फिर 2013 में आए तो बापट आ गया, वोट वेरीफाइड पेपर एडिटोरियल। यह प्रथम प्रयोग नागालैंड में किया गया था। 2013 में ही पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था, जो छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया गया। मार्च 2014 में विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव खर्च थे उसकी सीमा का निर्धारण कर दिया गया, और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 54 से 70 लाख तक कर सकते हो, और विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 20 लाख से 28 लाख तक किया जा सकता है। फिर आते 2015 में पिंक बूथ की अवधारणा आई। चुनाव हेल्पलाइन के लिए 1950 का एक टोल फ्री नंबर दिया गया। कुछ ऐप लॉन्च किए गए जैसे कि सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन और समाधान। मतदाताओं को और ये रूल बना दिया गया 2018 में कि जितने भी राजनीतिक दल हैं यदि उनको चंदा प्राप्त करना है 2500 से अधिक का, तो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से ही प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त जो चुनाव आयोग थे उनके लिए मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु मतदान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप मतदान प्रति वर्ष में वृद्धि हो रही है। साथ ही जो निर्वाचन संबंधी गड़बड़ियां हैं उनको भी कम किया जा रहा है, और आचार संहिता का पूर्णतः पालन संभव हुआ है इससे। अब आती है हमारी
राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। हमारे राष्ट्र की अखंडता है, एकता है, सुरक्षा है, इसके कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं उन पर चर्चा करनी है। तो भारत विशाल जनसंख्या, विस्तृत भूभाग वाला तथा विभिन्न धर्मों, संप्रदाय, जातियों का देश है। वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हेतु राष्ट्रीय अखंडता एवं प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण होती है। तो भारत क्या है, एक विशाल जनसंख्या, विस्तृत भूभाग है, जहाँ पर विभिन्न धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जाति हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास में राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रतिरक्षता महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्य भाग क्या हो सकते हैं, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दे। तो पहले आ जाएंगे हमारे बाह्य मुद्दे और दूसरे आ जाएंगे आंतरिक मुद्दे। मतलब बाह्य मुद्दे कौन कौन से हैं रक्षा, एकता, अखंडता के लिए। बाह्य मुद्दे में सबसे पहले आता है हमारा पाकिस्तान। तो पाक प्रायोजित आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद, साइबर अपराध, आतंकवाद, सीमा विवाद और बाह्य आक्रमण, ये सब क्या होते हैं, बाह्य कारक होते हैं, जो कि यहाँ बाहर से होंगे। जैसे हमारा पाक प्रायोजित आक्रमण हो गया, आतंकवाद हो गया, वैश्विक आतंकवाद हो गया, साइबर आतंकवाद है, सीमा विवाद है, बाह्य आक्रमण है। फिर आते हैं आंतरिक मुद्दे क्या हो, तो आंतरिक में हमारे आते हैं नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकवाद। तो क्षेत्र के अंतर्गत या फिर आंतरिक के अंतर्गत आते हैं सबसे पहले हमारा नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकवाद। बाह्य कारक में पहले आती है हमारी सीमा पाक प्रायोजित आतंकवाद, जो कि 2001 में संसद भवन पर हमला हो गया था। 26/11 मुंबई, पुलवामा अटैक, ये सब सीमा पाक प्रायोजित आतंकवाद के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा, पहला है 2001 में संसद भवन पर हमला, 26/11 मुंबई में हमला और पुलवामा अटैक। फिर आते हैं वैश्विक आतंकवाद के अंतर्गत भारत की बाह्य सुरक्षा पर खतरा, जैसे कि ISIS, बोको हामा और तालिबान। वैश्विक आतंकवाद कौन कौन से हैं, तो भारत की जो बाह्य सुरक्षा है इसके लिए खतरा हो सकता है किससे, ISI से, बोको हामा से, तालिबानी से। फिर आते हैं नार्को आतंकवाद, जो कि नशीली दवाई, हथियारों का अवैध व्यापार, तस्करी के लिए जाना जाता है। नार्को हथियार, यह जो नशीली दवाई, हथियार होते हैं, इनका अवैध व्यापार, तस्करी से संबंधित है। साइबर आतंकवाद, यह वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस आदि से सरकार को खतरा होता है, जो वर्तमान में भी चल रहे हैं। साइबर हमला, इतनी ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी हो गई है जिससे हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस के खतरा बढ़ गए हैं। सीमा विवाद क्या हो सकता है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा विवाद हो सकता है, भारत चीन का विवाद है, भारत बांग्लादेश आदि के मध्य में हमेशा सीमा विवाद चलता रहता है। बाह्य आक्रमण क्या होता है, बाह्य आक्रमण चीन ने कर दिया था 1962 में, पाकिस्तान ने 1965 में, 1971 में आक्रमण किए। तो ये क्या है, बाह्य आक्रमण होगा चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ। फिर आते हैं आंतरिक मुद्दे, जो कि महत्वपूर्ण है। आंतरिक मुद्दे में आता है पहले हमारा नक्सलवाद। शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी गाँव से चारू मजूमदार और कानू सनलन्यास द्वारा इसको शुरू किया गया था, जो कि आज भी समस्या है। तो नक्सलवाद क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पश्चिम बंगाल में जो नक्सलवादी गांव है वहाँ के चारू मजूमदार और कानून सान्याल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें लाल कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र आते हैं। क्षेत्रवाद क्या होता है, विशेषकर जो पूर्वोत्तर है, पश्चिमी या दक्षिणी राज्य हैं, इनके विभिन्न दल होते हैं, जैसे कि DMK और अकाली दल, ये सब क्या होते हैं, क्षेत्रवाद से संबंधित है, विशेष एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। पूर्वोत्तर में मिल जाएंगे, दक्षिण भारत के राज्य में मिल जाएंगे आपको कई विभिन्न दल हैं, तो जैसे DMK और अकाली दल। जातिवाद क्या होती है, जिसमें प्रमुख जातियों द्वारा अन्य जातियों पर अत्याचार किया जाता है, जिसमें शोषण और छुआछूत को बढ़ावा मिलता है। तो जातिवाद क्या होता है, एक प्रमुख जाति के द्वारा दूसरी जाति का शोषण किया जाता है जातिवाद में। तो इसमें छुआछूत और शोषण प्रमुख समस्याएं होती हैं। फिर आते हैं सांप्रदायिकता, दो धर्मों के मध्य विवादों से जो जन्मा विवाद होता है उसे कहा जाता है सांप्रदायिकता। इसमें जैसे बाबरी मस्जिद विवाद हो गया, मुजफ्फरपुर दंगा हो गया, ये सब सांप्रदायिकता के अंतर्गत आते हैं। दो धर्मों के मध्य विवाद से जन्मता है सांप्रदायिकता, जैसे बाबरी मस्जिद विवाद और मुजफ्फरपुर दंगा। अलगाववाद क्या होता है, भारत में विभिन्न राज्य हैं, विशेषकर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत में, नए देश की मांग कर रहे हैं। सुझाव क्या हो सकते हैं इनके लिए, तो पहले तो अलगाववाद क्या है, तो अलग अलग, जैसे वो खालिस्तान मांगने की बात हो रही है ना, तो अलग देश बनाओ खालिस्तान, ऐसे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो भी अपने लिए बोलते हैं कि हमें अलग देश चाहिए। तो ये अलगाववाद की भावना होती है, क्षेत्र विशेष में होती है। सुझाव क्या हो सकते हैं, सभी वर्गों को उन्नति के साथ समान अवसर दिए जाने चाहिए, सबको समान अवसर मिलेंगे उन्नति के, तो वो क्या होंगे, थोड़ी तो अपने लक्ष्य के प्रति रहेंगे और इन फालतू चीज़ों में नहीं पड़ेंगे।
राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए साहित्य को बढ़ाना चाहिए, मतलब जितने साहित्य बढ़ेंगे राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्रीय प्रेम उतना बढ़ेगा। विभिन्न संस्कृति विविधता भाषाओं को संरक्षण देना, मतलब जितनी भी संस्कृति है, विविधता है, भाषा है, उनको संरक्षण देना चाहिए। रक्षा एवं जो तकनीकी क्षेत्र है उसको सुदृढ़ करना, वित्तीय समावेशन करना और समावेशी विकास करना। तो तकनीकी को सुदृढ़ करना है, वित्तीय समावेशन करना है और समावेशी विकास करना है। भारत की अखंडता एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अवसर देना, बाह्य मुद्दों से रक्षा हेतु सशक्त होना, अस्त्र शस्त्र एवं शीघ्र निर्णय लेने वाली सरकार का होना आवश्यक है। तो भारत की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए भारत में प्रत्येक नागरिक को अवसर देना चाहिए और बाह्य मुद्दों पर रक्षा हेतु जितनी भी सशक्त सेना है, अस्त्र शस्त्र हैं, उनमें शीघ्र निर्णय लेने के लिए भी इस सरकार का होना आवश्यक है, शीघ्र निर्णय लेने वाले। फिर आते हैं भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, लिंग की भूमिका को विस्तार से समझाइए। तो भारत में जितने भी राजनीति में जाति है, धर्म है, वर्ग है, भाषा है, लिंग है, उनके आधार पर हमें उनके विस्तार को समझाना है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा विभिन्न धर्म, जाति, लिंग, भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। ये कारक भारतीय राजनीति को अनेक तरीकों से प्रभावित करते हैं। तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है पूरे देश का। इसमें विभिन्न धर्म हैं, जाति है, लिंग है, भाषाएं हैं, सबको संरक्षण दिया गया, सबको समान अधिकार दिया गया है, जो कि हमारी भारतीय राजनीति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। तो भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव, तो भारत में अनेक जातियां हैं जो कि चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट से लेकर मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो भारत में अनेक जनजाति हैं, जातियां हैं, ये क्या करती हैं, उम्मीदवारों को टिकट लेने से लेकर जो मतदान है व्यवहार तक उन सबको प्रभावित करती हैं। रजनी कोठारी की जो पुस्तक थी द कास्ट इन इंडिया, इसमें भारतीय राजनीति, जातिवाद और जातियां राजनीतिकृत हैं। तो रजनी कोठारी की पुस्तक कास्ट इन इंडिया में लिखा गया है तो भारतीय राजनीति जातिवादी है और जातियां राजनीतिकृत हैं। भूमिका क्या है, चुनाव में उम्मीदवारों को जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट आवंटित किए जाते हैं, मतलब जिसकी जाति ज़्यादा होगी उसी के आधार पर टिकट दिए जाते हैं। मतदाताओं द्वारा जातिगत आधार पर मतदान होते हैं, जितने मतदाता होते हैं वो भी जातिगत आधार पर ही मत देते हैं। चुनाव जीतने या हारना जातिगत आधार पर ही निर्धारित होता है। तो जाति जितनी ज़्यादा होगी उसको जीतना ही है। तो चुनाव का जीतना और हारना जातिगत व्यवस्था या आधार पर ही निर्धारित होता है। जातियों को ध्यान में रखकर ही नीति निर्माण जैसे आरक्षण दिए जाते हैं। तो जातियों को ध्यान में रखकर ही अलग अलग नीतियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि आरक्षण हो गया। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का भी जातिगत समीकरण होता है। तो जैसे मंत्रिमंडल बन रही है, मंत्रिपरिषद बन रही है, तो इसमें भी जातिगत समीकरण ही देखे जाते हैं। भारतीय राजनीति में धर्म, भारत में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद धर्म भारतीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित करता है। भले हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन धर्म एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कृत्य के अंतर्गत आ जाता है, मतलब राजनीति को बना सकता है और मिटा भी सकता है। भारतीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित करता है। भूमिका क्या होती है, धार्मिक आधार पर ही प्रत्याशियों को चयन किया जाता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम होंगे तो वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा, जहाँ पर हिंदू होंगे, फारसी होंगे, ईसाई होंगे, वैसे क्षेत्रीय आधार पर या फिर प्रत्याशियों का चयन भी धर्म के आधार पर किया जाता है। धर्म के आधार पर ही राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है, जैसे कि अलग अलग धर्मों की अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यह है असदुद्दीन ओवैसी की। तो क्या है, धर्म के आधार पर भी राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ है, गठन हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, धर्म के नाम पर जनता से वोट मांगा जाता है और मांगते हैं लोग। सरकार के गठन में धर्म की भूमिका होती है, मतलब सरकार को गिरा सकती हैं, बना भी सकती हैं। धर्म को आधार बनाकर ही नीति निर्माण किया जाता है। जैसे 3 तलाक की धर्म के आधार पर नीति निर्माण हुई ना, तो नीति निर्माण में भी धर्म का आधार बनाया जा सकता है कई बार। भारतीय राजनीति में वर्ग क्या है, तो यहाँ वर्ग का तर्क धनी या गरीब व्यक्ति से होता है। तो इसमें वर्ग भी प्रमुख होते हैं, गरीब है या धनी है। गरीबों का बहुत कम वर्चस्व होता है और अमीरों का ज़्यादा होता है। भूमिका, सरकार द्वारा गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं, मतलब सरकार क्या करती हैं, गरीबों को ज़्यादा योजनाएं बनाती हैं क्योंकि गरीबों को ही वोट मिल जाए। धनी वर्ग, उद्योगपतियों को विशेष छूट दी जाती है, जैसे कि सेज वगैरह में जो धनी वर्ग है वो भी सहायता करते हैं, पूंजी देते हैं, तो उद्योगपतियों के लिए एक विशेष प्रकार की छूट भी दी जाती है।
धनी वर्गों का चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं। जो धनी वर्ग होता है गरीब तो उसे वोट देता है, धनी व्यक्ति क्या देता है, पैसे देता है, चंदा देता है। बजट के माध्यम से गरीबों को सब्सिडी दी जाती है। औद्योगिक और आर्थिक नीतियों के निर्माण में धनी वर्गों के पक्ष में होते हैं। जितनी भी औद्योगिक और आर्थिक नीति बनेंगी वह हमेशा धनी वर्ग के पक्ष में रहेगी। जरूरी नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी होगी, धनी वर्ग या जो उद्योग हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उनका निर्माण कैसे करेगी, धनी वर्ग के पक्ष में ही करेगी। भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका होती है, भाषा ही प्रभावित करती है। संविधान के अनुसार कुल 22 भाषाएं भारत में हैं और इनको मान्यता प्रदान की गई है। राजनीति में भाषा का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि भाषाई आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होता है, जैसे कि डीएमके हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, ये सब भाषाओं के आधार पर बनी हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भी हो गया, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना वगैरह हो गया। भाषाई आधार पर चुनावी या चुनाव प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। अब भैया बुंदेलखंड से बुंदेलखंडी को इस तरह खड़ा करोगे ना प्रत्याशी को, वहाँ से तमिल या तेलुगु अलग तो लेके नहीं आओगे, तो क्या होता है, भाषाई आधार पर जो चुनाव प्रत्याशी होते हैं उनका भी चयन किया जाता है। मतदान द्वारा अपनी भाषा संबंधी उम्मीदवारों को मत देता है, तो कोई भी मतदाता है वो उसी व्यक्ति को मत देता है जो कि उनकी भाषा बोलता है। कई बार ऐसा होता है, तो उम्मीदवार को भी वो ही मत देते हैं। फिर भारतीय राजनीति में लिंग का भी भूमिका रहती है, तो राजनीति में महिलाओं की भूमिका कम है। विश्व में 18.4% है, भारत में देखा जाए सिर्फ 12% महिलाओं की भागीदारी राजनीति में है और इससे ज़्यादा नहीं होती। तो पूरे विश्व में सिर्फ 18% और भारत में सिर्फ 12% महिलाओं की भागीदारी है। 17वीं लोकसभा में सिर्फ 78 महिलाएं निर्वाचित हुई थी और मध्य प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ 21 महिलाएं निर्वाचित हुई थी वर्तमान में। ग्रामीण और जो स्थानीय स्वशासन है इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मध्य प्रदेश में 2007 में दिया गया था, फिर भी कितनी महिलाएं, सिर्फ 21 महिलाएं हैं। सरकार द्वारा उज्ज्वला लाडली लक्ष्मी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। वर्तमान में जो भारतीय राष्ट्रपति हैं उनकी रूप में महिला निर्वाचित हैं, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, तो इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया। थोड़ी महिलाएं आगे आएंगी राजनीति में, क्योंकि भारत में बहुत खराब स्थिति 18 और मध्य प्रदेश में और ख़राब है, 12% महिलाएं ही इसमें आती हैं। निस्संदेह भारतीय राजनीति को उपरोक्त सभी कारकों से अप्रभावित होते हुए भी देश में सर्वांगीण विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। अब आते हैं हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख करते हुए बताइए कि महिला सशक्तिकरण में कहाँ तक सफल हुआ है। तो जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग है इसने बहुत सारे कार्य किए हैं, करता भी है, लेकिन ये बताना है कि क्या ये महिला सशक्तिकरण में अभी कारगर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए गरिमामयी जीवन जीने और उनकी कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के तहत अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन नई दिल्ली में किया गया था। क्यों किया गया है, तो महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए, उनको गरिमामय जीवन जीने के लिए और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन नई दिल्ली में किया गया था। मुख्य कार्य क्या है, इसके मुख्य भाग क्या है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य हैं कि यह महिला बंदी गृहों का निरीक्षण करके उनकी दशा सुधारने के लिए सिफारिश करता है। क्या करता है, जो महिला बंदीकरण है, बंदी गृह हैं, उनका निरीक्षण करती हैं, उनकी दशा सुधारने के लिए सिफारिश देती है। महिलाओं से संबंधित जितने भी संवैधानिक एवं जो कानूनी उपबंध हैं उनकी जांच करती है। संवैधानिक और जो कानूनी उपबंध हैं उनकी जांच करती है। महिलाओं से संबंधित महिला संबंधी संवैधानिक और कानून उपबंध का उल्लंघन होने पर जांच करके रिपोर्ट तैयार करती है। यदि महिलाओं के संबंध में कोई भी संवैधानिक कानूनी उपबंध का उल्लंघन किया गया है तो उसकी जाँच करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। महिलाओं पर अत्याचार को दूर करने हेतु विभिन्न नीतियाँ बनाती है, गाइडलाइन जारी करती है, निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर महिलाओं की सहायता करती है। तो यदि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए नीति बनाती है, गाइडलाइन बनाती है, निर्देश देती है, और यदि उनका अनुपालन नहीं होता तो यह महिलाओं की सहायता भी करती है। सरकार को समय समय पर देश में महिलाओं की स्थिति संबंधी जो रिपोर्ट होती है, सलाह होती है, वह देती है। किसको, सरकार को समय समय पर महिलाओं से संबंधित अत्याचार या उनके संबंधित जितनी भी रिपोर्ट है, सलाह होती है, वह सरकार को देती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने कार्यों के पालन करने हेतु महिला सशक्तिकरण के निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त की हैं। तो मतलब इन्होंने कार्य तो देख लिए क्या कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य से क्या महिला सशक्तिकरण हुआ है, तो हाँ भैया सफल हुआ है। कैसे, जैसे कि हमारे जो आदिवासी भारतीय पतियों द्वारा
परित्यक्त महिलाएं हैं उनकी दुर्दशा को संज्ञान में लेकर 2008 और 9 में राष्ट्रीय मुद्रा बनाकर न्याय दिलाया है। इनने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और उसको न्याय दिलाया है। किनको? जो आदिवासी भारतीय पत्नियां हैं जिनको उनके पतियों ने त्याग दिया है, उनकी दुर्दशा को संज्ञान में लेते हुए 2008 और 9 में एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और उनके लिए न्याय दिलाया। महिला आयोग की अनुशंसा पर ही स्वयं सहायता समूह द्वारा अंत्योदय योजना को संचालित करने की मंजूरी मिली है। जो अभी गांव में स्व सहायता समूह चल रहे हैं, तो किन के द्वारा? जो महिला आयोग है उसकी अनुशंसा के द्वारा ही स्व सहायता समूह बनाए गए हैं, जिससे कि जो अंत्योदय योजना है उसको संचालित करने में मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बाद ही महिला जेल गृह में 45% यौन उत्पीड़न मामले में कमी आई है। तो जो हमारे जेल गृह हैं, जेल वगैरह हैं, उनमें 45% तक यौन उत्पीड़न की कमी आई है। किनके आने से? राष्ट्रीय महिला आयोग के कारण। महिला विवाह की जो आयु होती है उसको 21 वर्ष की गई है। तो जो महिलाओं की आयु है विवाह की, उसको 21 वर्ष तक करने का जो श्रेय जाता है, करवाने का श्रेय जाता है, वह राष्ट्रीय महिला आयोग को जाता है। मध्य प्रदेश में पंचायतों नगर निकायों में 50% तक आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। पंचायतों में नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। सभी शहरों में महिला थाने की स्थापना इसी आयोग की अनुशंसा पर की गई। तो हर जिले में, हर जगह पर एक महिला थाना होना चाहिए। इसकी सिफारिश अनुशंसा किसके द्वारा की गई? महिला आयोग के द्वारा की गई है। जनांग अपराधों हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का श्रेय भी इसी आयोग को जाता है। जितने भी जो क्रूर अपराध होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। किसकी सिफारिश पर? महिला आयोग की सिफारिश पर। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 बनवाया है। अतः राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी सफल कार्य प्रणाली से महिला हिंसा, शोषण, महिला दुर्व्यवहार, व्यापार, शिक्षा, निर्वाचन आदि क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सभी को प्रभावित किया है। गठन के बाद 80% महिला केस फाइलों का समय रहते समाधान संभव हो पाया है। मतलब जो महिला आयोग है इन्होंने सफल कार्य प्रणाली से महिला हिंसा को, शोषण को, महिला दुर्व्यवहार को, शिक्षा को, निर्वाचन को आदि को महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सभी को प्रभावित किया है। 80% जो महिलाओं की फाइलें हैं, केस की फाइलें हैं, उनको त्वरित समाधान मिलने की संभावना हो पाई है, यह संभव हो पाया है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय व्यवस्था को समझाइए और नगरों के विकास में नगरीय निकायों की भूमिका बताइए। तो मध्य प्रदेश में जो नगर पालिका अधिनियम है 1956 पारित किया गया था, किंतु इन व्यवस्था को वास्तविक सफलता तभी मिली जब 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं अधिनियम 1956 में आ गया था, लेकिन इसको वास्तविक जो स्वरूप है या सफलता है वह 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ही नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के बाद हुआ है। कार्य या मुख्य भाग क्या होते हैं? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पश्चात मध्य प्रदेश नगरीय निकाय अधिनियम 1961 में 94 संशोधन किए गए थे। 1994 में संशोधन किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के पश्चात मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय अधिनियम है 1961, इसमें 1994 में संशोधन किए गए थे। इसमें मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की नगरीय विकास में भूमिका क्या है? तो यह नगरीय निकायों द्वारा नगरों के विकास हेतु नीतियां बनाते हैं, उन्हें जनता की सहायता से संचालित करते हैं। तो नगरों में जितने भी नगरों के विकास के लिए नीतियां होती हैं उनको बनाते हैं और जनता की सहायता से संचालित करते हैं। नगरों में जो भौतिक विकास है, जैसे यातायात हो गया, स्वच्छ पेयजल हो गया, प्रकाश की व्यवस्था आदि का कार्य करते हैं। भौतिक विकास में यातायात, स्वच्छ पेयजल, विकास की व्यवस्था को आदि को सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान में नगरों की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण पर अधिक बल देते हैं, जैसे कि इंदौर। तो नगरों में स्वच्छता बनाए रखते हैं, उसको सुंदर बनाते हैं, जैसे कि इंदौर काम कर रहा है। नगरों के लिए बजट बनाना, उनके अनुरूप नगरों की नवीन संरचनाओं का निर्माण करना, ये भी नगर निकायों का ही काम होता है। क्या करते हैं? बजट बनाते हैं नगरों के लिए और उनके अनुरूप नगरों को नवीन संरचनाओं का निर्माण करते हैं। नगरीय निकायों के विकास के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार है वह योजनाओं को क्रियान्वित करती है। स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन। तो ये क्या है? जो नगरीय निकाय है वो जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन करती है क्षेत्रीय तरीके से, ये क्षेत्रीय स्तर पर। जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इसका भूमि पर कौन क्रियान्वयन कर रहा है? नगर निकाय कर रही है। नगरों में शिक्षा संबंधी कार्यक्रम,
रोजगार संबंधी कार्यक्रम का संचालन भी कौन करते हैं? नगर निकाय करती हैं। नगरों में नई तकनीक सुधार को प्रदान किया गया है। जितनी भी नई तकनीक है नगरों में, तकनीकी सुविधाएं हैं वो भी इन्हीं के द्वारा प्रदान की जाती हैं। नगरों के विकास के लिए संचालित मास्टर प्लान भी नगरीय निकाय ही बनाता है। जो नगरों में जितने विकास हो रहे हैं, कोई और तो करेगा नहीं, कौन करेगा अच्छे से विकास होगा? मास्टर प्लान कौन बनाएगा? नगरीय निकाय बनाती हैं। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ भविष्य में नगरों के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी सकारात्मक प्रयास कर रही है। मतलब जो वर्तमान में समस्या है उनका तो सुलझा ही रही है, लेकिन भविष्य में क्या और समस्याएं हो सकती हैं उनके लिए भी सकारात्मक प्रयास करती रहती है। अब आता है उपभोक्ता को सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर क्या व्याख्या की गई है उसको समझाइए। जो हमारे उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए राष्ट्र में, राज्य में, जिला स्तर पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कार्य किए गए हैं वो बताने हैं। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उपभोक्ता अधिकार सहित नागरिकों के सभी प्रकार के अधिकारों के संरक्षण हेतु पर्याप्त उपबंध है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया है। तो भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक राज्य है। यहाँ पे बहुत सारे उपभोक्ता हैं, उनके अधिकारों को, नागरिकों के सभी प्रकार के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये क्या करता है? तो इसका मुख्य भाग है, यह उपभोक्ता न्यायालय को मान्यता देता है। तो उपभोक्ता न्यायालय, इसमें क्या बनाया गया है? एक उपभोक्ता न्यायालय बनाया गया है जो कि कितने स्तर का होगा? 3 स्तर का होगा, राष्ट्र पर, राज्य पर और जिला स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसकी धारा 53 के द्वारा बनाया गया है। अधिनियम कौन सा है? 1956 का अधिनियम है। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसकी धारा 42 है। फिर आती है हमारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसकी धारा 28 के तहत इसको बनाया गया है। तो उपभोक्ता न्यायालय में 3 न्यायालय बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो कि 1986 के अधिनियम से धारा 53 के द्वारा बनाया गया है। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग धारा 42 में बनाया गया है, और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग धारा 28 के तहत बनाया गया है। राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी राज्यों के आयोगों के ऊपर स्थापित करता है। तो राष्ट्रीय आयोग है, ये क्या करता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी राज्यों के आयोग के ऊपर स्थापित करता है या स्थापित होता है। इसका अधिकारिता क्या होती है? तो यह मामलों की सुनवाई में एक समान प्रक्रिया स्वीकार करता है। तो इसका मेन कारण क्या है? अधिकारिता क्या है? तो जितने मामले हैं उनकी सुनवाई में एक समान प्रक्रिया स्वीकार करना इसका काम है। यह एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भेजे गए दस्तावेजों की प्रति पहले से भेजना। तो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भेजे गए दस्तावेजों की प्रति पहले से भेजना, दस्तावेजों की प्रतियों का तत्काल अनुमोदन करना, जितने भी दस्तावेज हैं उनकी प्रतियों क्या करता है? तत्काल अनुमोदन करता है। राज्य आयोग एवं जो जिला मंच हैं उनके कार्यकरण का निरीक्षण करता है। जितने भी राज्य आयोग हैं, जिला मंच हैं, उनके कार्यकरण का निरीक्षण करता है। मामले 20 करोड़ से अधिक के इनके पास आते हैं। तो 20 करोड़ से जितने भी अधिक मामले होंगे वो इनके पास आते हैं, राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है हमारा राज्य आयोग। यह अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के गठन का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत जो हमारे राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं उनको राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के गठन करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान में कुल 35 राज्य आयोग कार्यरत हैं। 35 राज्य आयोग कार्यरत हैं वर्तमान में। राज्य आयोग की अध्यक्षता वह व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या फिर रहा हो। तो कोई भी नहीं बन सकता इसके अध्यक्ष। कौन बनते हैं? जो हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों या वर्तमान में हों वही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। आधिकारिकता क्या होती है? तो 1 करोड़ से 20 करोड़ तक के मामले इसके पास आते हैं। 1 करोड़ से 20 करोड़ तक के मामले राज्य आयोग के पास जाते हैं। फिर आता है हमारा जिला आयोग। तो राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता आयोग का गठन करेगी। तो जो राज्य सरकार है वह
राज्य के प्रत्येक जिले में एक उपभोक्ता न्यायालय का गठन करेगी। ये राज्य सरकार का दायित्व है। एक जिले में एक से अधिक जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं, मतलब एक जिले में हम चाहें तो दूसरा भी बना सकते हैं, दूसरा जिला मंच भी बना सकते हैं। वर्तमान में देश में 600 से अधिक जिला आयोग हैं। कितने हैं? 600 से ज़्यादा जिला आयोग बनाए गए हैं वर्तमान में। अध्यक्ष जो जिला न्यायाधीश होते हैं या नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्ति होता है वो इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? जो जिला न्यायाधीश हो सकते हैं वो बनेंगे, या फिर उनके समान ही योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति। अधिकारिता क्या होती है? तो 1 करोड़ तक के जितने भी मामले होते हैं वह जिला आयोग में जाते हैं। 1 करोड़ तक के मामले जिला आयोग में जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र है वह उपभोक्ता शिकायतों का सरल, त्वरित एवं मितव्ययी ढंग से निस्तारण करता है। आधुनिक उपभोक्तावादी युग में बाजार की ठगी में उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता है। तो हमारा जो उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र है वो क्या करता है? उपभोक्ताओं की शिकायतों को सरल, त्वरित, मितव्ययी ढंग से निस्तारण करता है। आधुनिक उपभोक्तावादी युग में बाजार की ठगी से उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता है। अब आते हैं हमारे केंद्रीय सूचना आयोग के संगठन, कार्य और शक्तियों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है, संगठन है, उसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं उसकी हमें टिप्पणी करनी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जवाबदेहिता और पारदर्शिता की आधारशिला पर विकसित होती है। सूचना प्राप्ति का अधिकार वही आयाम है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जवाबदेही पारदर्शिता की आधारशिला पर विकसित होती है। सूचना प्राप्ति का अधिकार वही आयाम है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया है। संगठन क्या होता है? तो जो अधिनियम की धारा 3 है इसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई है। वर्तमान संगठन क्या है? तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा जो कि हैं हमारे यशवर्धन सिंह सिन्हा, और इनके अन्य सूचना आयुक्त होते हैं अधिकतम 10 हो सकते हैं। नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखो पहले इनका संगठन देख लेते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है? यशवर्धन सिंह सिन्हा है। फिर आते हैं हमारे अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या अधिकतम हो सकती है, और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश वाली समिति के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समिति के सदस्य क्या हो सकते हैं? तो एक विपक्ष का नेता होगा लोकसभा में, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय विधानमंडल के कोई मंत्री होंगे। तो हमारे जो सूचना आयोग की समिति बनेगी उसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो पहले तो प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के लोकसभा के नेता होंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई मंत्री हो सकता है। कार्यकाल क्या होता है इनका? तो यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक ही अपने पद ग्रहण करते हैं। कोई ऐसे टेन्योर नहीं है, बल्कि जब तक केंद्र सरकार चाहेगी तब तक अपने पद पर रहेंगे। अधिकतम आयु 65 वर्ष है। पद त्याग करते हैं राष्ट्रपति को। वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा दी जाती हैं। रिपोर्ट यह केंद्र सरकार को देता है। वेतन भत्ते केंद्र सरकार देती है, रिपोर्ट भी जाके केंद्र सरकार को देते हैं, त्याग पद राष्ट्रपति को देते हैं। 65 वर्ष की आयु रखी गई है। आयोग का कार्य क्या होता है? तो अधिनियम की जो धारा 18 है 20 है वहाँ तक सूचना आयोग के कार्य शक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो अधिनियम की धारा 18 से 20 तक के में जो सूचना आयोग है उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो कार्य क्या कहते हैं? तो यह अधिनियम के प्रावधानों के पालन हेतु व्यवस्था करता है। जो अधिनियम है उसके प्रावधानों का पालन करने के लिए व्यवस्था करता है। मामलों की युक्तियुक्त जांच करता है। लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाते हैं। जो अधिनियम है इसके प्रावधान के पालन हेतु यह व्यवस्था करते हैं। मामलों की युक्तियुक्त जांच कराते हैं। लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनते हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए सूचना ना देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। पदाधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जितने पदाधिकारी हैं उनके लिए सूचना के अधिकार संबंधी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। शक्तियाँ क्या हैं? तो आयोग को किसी बात का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आयोग की जो किसी विवाद का विचलन करते समय शक्तियाँ मिलेंगी वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसमें क्या कर सकता है? तो यह गवाहों को बुला सकता है,
उनको उपस्थित करना, उनकी शपथ की जांच कर सकता है, शपथ पत्रों के माध्यम से वह साक्ष्य प्राप्त करता है, किसी दस्तावेज को भेजना या प्रस्तुत करवा सकता है। जो क्या कर सकता है, गवाहों को बुला सकता है, उनकी उपस्थिति करने के लिए शपथ की जांच कर सकता है, शपथ पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, उनके दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करवा सकता है। इस तरह से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व सूचना आयोग का है। इस अधिनियम की सफलता आयोग की दक्षता और कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। तो जो आयोग है, सूचना आयोग अधिनियम है 2005, इसकी क्रियान्वयन का जो मुख्य दायित्व है वह सूचना आयोग का होता है। इस अधिनियम की सफल आयोग की दक्षता और कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। अब आते हैं हमारे विकासशील देश में लोक प्रशासन की समस्याओं को देखते हुए इन देशों के विकास में लोक प्रशासन की भूमिकाएं लिखनी है। तो हमारा जो विकासशील देश है इसमें लोक प्रशासन की क्या क्या समस्याएं होती हैं और कैसे भूमिका निभाता है वो बतानी है। ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योगों पर निर्भर होती है और विकास के माध्यमिक सोपान पर स्थित होती है उसे विकासशील देश कहा जाता है। जैसे कि फेडरिक्स ने इन देशों में प्रशासनिक ढांचे को साला नाम दिया है और इसमें भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश जहां पर कृषि और उद्योगों पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था होती है, उनके विकास के माध्यमिक सोपान पर उपस्थित होती है, उसे विकासशील देश कहा जाता है। फेडरिक्स ने इन देशों के प्रशासनिक ढांचे को साला कहा है और इसके अंतर्गत भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका आते हैं। तो मुख्य भाग क्या हो गया, जो विकासशील देश हैं इनमें लोक प्रशासन की समस्याएं क्या हैं। तो पहले प्रशासन की समस्याएं देख लो। तो प्रशासन नेतृत्व का अभाव होता है, प्रशासनिक नेतृत्व भी नहीं होता उनके पास। प्रशासन में नैतिकता का अभाव होता है, उनके पास नैतिकता का अभाव होता है। उत्तम प्रबंधन दक्षता की समस्या होती है। तो उत्तम प्रबंधन और दक्षता की समस्या, पक्षपात एवं भाई भतीजावाद होता है, पक्षपात और भाई भतीजावाद का होना, जवाबदेहिता का अभाव होता है, जवाबदेहिता का अभाव होता है। प्रशासन में जन भागीदारियों का सीमित होना, जितनी भी जन भागीदारी है वह सीमित होती है प्रशासन में। राजनीतिक संस्थानों का प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण नौकरशाही का निरंकुश होना है। तो राजनीतिक समस्याएं हैं, जितनी संस्थान हैं उनका प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण नौकरशाही का निरंकुश होना। कार्यबोझ की अधिकता का होना, जितने कार्यबोझ होता है वो ज़्यादा होता है। प्रशासनिक ढांचे का अविकसित होना, जो प्रशासनिक ढांचा है वह अविकसित होता है। राजनीति और लोक प्रशासकों में मतभेद होते हैं। तो राजनीतिज्ञ और जो लोक प्रशासक होते हैं उनके मतभेद होते रहते हैं। कानून प्रक्रिया का जटिल होती है। तो विकासशील देशों में जो कानून प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है, जटिल होती है। कार्य विलंब और भ्रष्टाचार की समस्याएं होती हैं। तो कार्य धीरे धीरे होगा और भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा। लाल फीताशाही आम बात होती है, लाल फीताशाही होता है। फिर आता है हमारा विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिकाएं क्या हैं। हमने समस्याएं देख ली, इतनी सारी समस्याएं, लेकिन हमारे जो लोक प्रशासन होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है। तो यह कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, जितना भी कानून व्यवस्था है वो उसको अच्छे से बना के रखते हैं। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में भूमिका निभाना। तो जो सामाजिक परिवर्तन है आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय आपदा प्रबंधन संबंधित कार्य करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में समाज में स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है तो समाज का जो स्थिरीकरण होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोक प्रशासक। राज्य द्वारा निर्मित जितने भी कानून हैं, नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम को लागू करती है। राज्य द्वारा निर्मित कानून, नीतियां, कार्यक्रमों को लागू कराने का काम होता है। समाज में वंचित वर्गों का संरक्षण, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तो जो हमारे समाज में वंचित वर्ग है उनका संरक्षण करते हैं, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। नवीन चुनौती जैसे कि आतंकवाद, नक्सलवाद, कोविड-19 आदि का सामना करते हैं। नई चुनौतियां जितनी भी हैं, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, कोविड-19 है, उनका सामना करती हैं। जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, टीकाकरण आदि उपलब्ध कराते हैं। तो जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, टीकाकरण आदि उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार विकासशील देश में लोक प्रशासन भी प्रगतिशील अवस्था में है। ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया आदि के द्वारा सभी समस्याओं का निवारण करते हुए देश के विकास में आधारभूत स्तंभ के रूप में उभरा है। तो इस प्रकार जो विकासशील देश है वहाँ पर लोक प्रशासन भी प्रगतिशील व्यवस्था में है। इन
में ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया आदि के द्वारा सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए देश के विकास में आधारभूत स्तंभ के रूप में उभरा है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र में आप क्या समझते हैं? इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। जो हमारा नियंत्रण है उसके विस्तार क्षेत्र को बताना है, और जो हमारे निर्धारक तत्व हैं उनको बताना है कौन कौन से हैं। तो नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र का सिद्धांत संगठन में किसी भी व्यक्ति की प्रशासन क्षमता की व्यक्त करता है। उसके आशय अधीनस्थों की उन संख्या से होता है जिन पर उच्च अधिकारी प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा नियंत्रण होता है उसके विस्तार क्षेत्र का सिद्धांत यह संगठन में किसी व्यक्ति की प्रशासनिक क्षमता है उसको व्यक्त करता है। इससे आशय को जो अधीनस्थ व्यक्ति होता है उस संख्या से है जिस पर उच्च अधिकारी प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखता है। तो कितने लोगों पर नियंत्रण करके रखा है, ये होता है नियंत्रण व्यवस्था। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमारे जियाउद्दीन खान के अनुसार नियंत्रण की सीमा से आशय उस मतहतों या कर्मचारी इकाइयों की संख्या से होता है जिनका संचालन उच्च पदाधिकारी स्वयं कर सकता है। मतलब किसने कहा, ये जियाउद्दीन खान के द्वारा कहा गया है कि नियंत्रण की सीमा से आशय उन कर्मचारियों की संख्या से है जिनका संचालन एक उच्च पदाधिकारी स्वयं करता है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र के बारे में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए हैं जिनकी संख्या विद्वानों द्वारा अलग अलग हो सकती है। जो नियंत्रण की व्यवस्था है उसके क्षेत्र की अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग संख्या बताई गई है, जो कि इस प्रकार दी गई है। पहले आते हैं विचारक और नियंत्रण की सीमा। तो पहले आते हैं हेनरी फ्योर और लूथर गुलिक। हेनरी फ्योर ने बोला है और लूथर गुलिक ने 5 से 6 बोला है। ग्लूनास ने 5 से 6 बताई है। हैमिल्टन ने 3 से 6 बताई है। उर्विक के द्वारा उच्च पद पर 4 और निम्न पद पर 8 से 12 हो सकती है। जेसी वर्दी के द्वारा 20 से 30 बताई गई है। तो देखो पहले आते हैं हमारे हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक, इन्होंने 4 से 6 बताई है। ग्लूनास ने 5 से 6 बताई है। हैमिल्टन ने भी 3 से 6 बताई है। अब आते हैं उर्विक, इन्होंने उच्च स्तर पर 4 बताई है और निम्न स्तर पर 8 या 12 बताई है। जेसी वर्दी के द्वारा 20 से 30 बताई गई है। सभी विचारक इस बात से सहमत हैं कि नियंत्रण की सीमा जितनी छोटी होगी उतना अधिक प्रभावी होगा। सभी विद्वान मानते हैं कि जितने भी नियंत्रण की सीमा छोटी होगी उतना ही अच्छा प्रभावी होगा, इतना प्रभाव होगा उतना ज़्यादा। नियंत्रण के विस्तार में निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? जो नियंत्रण का विस्तार है उसके प्रमुख तत्व क्या है, निर्धारक तत्व क्या है? तो लूथर गुलिक ने नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र में 4 आधार बताए हैं। तो यदि हमें नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार करना है तो कितने आधार हैं? 4 बताए हैं। किसके द्वारा? लूथर गुलिक के द्वारा। पहले आते हैं कार, दूसरा आता है समय, तीसरा आता है स्थान और चौथा आता है व्यक्तित्व। तो पहला आता है कार। कार से आशय उच्च पदाधिकारी तथा अधीनस्थों के कार्य से होता है। मतलब कार्य क्या करना है, जो पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी है वो और जो अधीनस्थ हैं उनके कार्यों से आशय है। दोनों के कार्य क्षेत्र समान होने पर नियंत्रण का क्षेत्र अधिक हो रहता है। मतलब दोनों ही समान क्षेत्र से आते हैं तो उनके नियंत्रण का क्षेत्र अधिक हो रहता है, यह रखा जा सकता है। मतलब दोनों समान क्षेत्र से हैं तो नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा रखा जा सकता है। फिर आता है समय। समय से आशय संगठन की आयु से होता है। मतलब कितनी संगठन की आयु है। संगठन पुराना हो तो नीतियाँ स्थिर होती हैं और नियंत्रण का क्षेत्र भी विस्तार किया जा सकता है। यदि कोई भी संगठन है उसके समय से उसकी आयु से पता चलता है। यदि कोई भी संगठन पुराना है तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, नीतियाँ स्थिर कर सकते हैं और बड़ा नियंत्रण क्षेत्र कर सकते हैं। लेकिन यदि अभी संगठन नया नया है तो उसमें ज़्यादा नीतियाँ स्थिर नहीं रहेंगी, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा, इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, अनुभव नहीं रहेगा, तो इसलिए उसका जो नियंत्रण क्षेत्र है वह छोटा होगा। फिर आता है स्थान। स्थान से आशय जो कार्यालय है उसकी भौगोलिक स्थिति से होता है। अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से एक ही स्थान पर होने पर नियंत्रण क्षेत्र विस्तृत रहता है। तो स्थान से आशय क्या है, तो जो हमारे कार्यालय हैं इनकी भौगोलिक स्थिति से है। अधीनस्थ कर्मचारियों के जो कार्यालय हैं वह भौगोलिक दृष्टि से एक ही स्थान पर होने पर नियंत्रण क्षेत्र विस्तृत रहता है। यदि कर्मचारी और अधीनस्थ है तो एक ही क्षेत्र पर है भौगोलिक दृष्टि से, तो नियंत्रण क्षेत्र विस्तृत किया जा सकता है। फिर आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व से आशय उच्च पदाधिकारी या जो अधीनस्थ हैं उनकी योग्यता से होता है। व्यक्तित्व मतलब उनकी कार्यकुशलता और दक्षता से होना है। तो यदि व्यक्ति और जो पदाधिकारी हैं अधीनस्थ हैं
उनमें योग्यता कुशलता दक्ष है तो हम इसका क्षेत्र बढ़ा या कम कर सकते हैं। फिर आता है अतः जो उपरोक्त योग्यता या तत्व होने पर नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता है। नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के सिद्धांत किसी संगठन में पद सोपान के स्तर के निर्धारण और संगठन की सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने में भूमिका निभाते हैं। तो उपरोक्त योग्यता तत्व होने के नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तार किया जा सकता है। नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की सिद्धांत किसी भी संगठन में पदस्वापान के स्तर के निर्धारण संगठन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने की भूमिका निभाता है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।